अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 11 महीनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हुकूमती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया है, मगर मामला अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों की जायदादों का मामला FBI को भेज दिया है और उसे तहकीकात का हुक्म दिया है। साथ ही FBI को वक्त का पाबंद भी किया गया है। FBI की तहकीकात का जायजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लेगी और जायजा लेने के बाद फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने आज केस की आखिरी समाअत की। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया और आज ही 11 सफ़े का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। मुख्तसर फैसले के मुताबिक तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अदालत जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को कलअदम करार देती है। इस तरह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से 17 जुलाई को जारी होने वाला शो कॉज नोटिस भी कलअदम हो जाता है, जबकि जस्टिस याह्या आफरीदी ने दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। फैसले के मुताबिक बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मजहर आलम मियां खैल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने पैरा 4 से पैरा 11 तक के फैसले से इत्तफाक किया है। 3 जजेस ने इख्तिलाफ किया है और इजाफी नोट लिखा है, मगर 7 जजेस के फैसले के मुताबिक अदालती हुक्म के 7 दिन के अंदर अंदर FBI के कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत नोटिस जारी करेंगे। ये नोटिस दरख्वास्त गुजार यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों को जारी किया जाएगा और उनसे लंदन की तीनों जायदादों के बारे में अलग अलग वजाहत ली जाएगी। इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर खुद वजाहत तलब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इससे पहले इन जायदादों के हवाले से कोई नोटिस जारी हुआ है या कोई कार्रवाई की गई है तो वो कलअदम समझी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि नोटिस दरख्वास्त गुजार के इस्लामाबाद के घर पर भेजा जाएगा। फरीकैन नोटिस के जवाब के साथ मुतल्लिका रिकॉर्ड भी भिजवाएंगे जो वो मुनासिब समझे। अगर कोई बैरून मुल्क होगा तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो वक्त पर जवाब दे और कमिश्नर के सामने उसकी हाजिरी बैरून मुल्क होने की वजह से ताखीर का शिकार नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि नोटिस का जो जवाब आएगा उसके बाद कमिश्नर इन अफराद को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका देगा। सफाई का मौका देने के बाद कमिश्नर ऑर्डर जारी करेगा। फरीकैन ज़ाती तौर पर या अपने नुमाइंदे और वकील के जरिए अपनी सफाई पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नोटिस जारी होने के 60 दिन में कमिश्नर को कार्रवाई मुकम्मल करना होगी और 75 दिनों में ऑर्डर जारी करना होगा। इसमें कोई तौसी या ताखीर नहीं होगी। कमिश्नर की तरफ से ऑर्डर जारी होने के 7 दिन में चेयरमैन FBI अपने दस्तखत के साथ रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश करेंगे। इसमें कार्रवाई की तफसीलात भी शामिल होंगी। काउंसिल के सेक्रेटरी चेयरमैन FBI की रिपोर्ट को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें पेश करेंगे और चीफ जस्टिस इस रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद देखेंगे कि आर्टिकल 209 के तहत कोई एक्शन जरूरी हुआ तो वो अज खुद कोई एक्शन ले सकेंगे। अदालती फैसले के मुताबिक अगर 100 दिनों में चेयरमैन FBI की तरफ से रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी को नहीं मिलती तो वो काउंसिल के चेयरमैन को आगाह करेंगे और फिर उनकी हिदायत के बाद चेयरमैन FBI से पूछेंगे कि अब तक रिपोर्ट मौसूल क्यों नहीं हुई। अगर चेयरमैन FBI की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता या फिर जवाब मिलता है मगर उसमें रिपोर्ट नहीं होती तो काउंसिल के सेक्रेटरी ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन के नोटिस में लाएंगे और वो ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखने की हिदायत दे सकते हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसका जायजा लेगी। अगर किसी मरहले पर चेयरमैन FBI की तरफ से कोई रिपोर्ट पेश होती है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसे देखेगी। शक दूर करने के लिए यह वाज़ेह किया जाता है कि 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ होनी हैं। एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत होगी जबकि दूसरी कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होगी। इन दोनों कार्रवाइयों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा। इस अदालती फैसले का टैक्स की कार्रवाई पर कोई असर नहीं होगा और फरीकैन को अपील का हक हासिल होगा और इस अपील को मेरिट पर सुना जाएगा। इसी तरह अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई कार्रवाई कर रही होगी तो उसका असर अपील पर नहीं पड़ेगा। इस फैसले के हवाले से ये बात अहम है कि अदालत ने FBI को वक्त का पाबंद किया है। अदालत की तरफ से मामला FBI को भेजने की पेशकश की गई थी जो हुकूमती वकील ने वजीर आज़म से मुशावरत के बाद कबूल कर ली थी, मगर साथ ही फरोग नसीम ने कहा था कि अदालत FBI को वक्त का पाबंद करे।
अब अदालत ने मामला एफबीआर को भिजवा दिया है और एफबीआर को वक्त का पाबंद भी कर दिया है। 75 दिन में ऑर्डर जारी करने का पाबंद कर दिया गया है। इसके अलावा अदालती फैसले में लिखा है कि जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया आफरीदी ने सिर्फ फैसले के पैरा नंबर 1 से इत्तफाक किया है, जिसके तहत रेफरेंस को कलअदम करार दिया गया है। इस फैसले से इन तीनों जजेस ने इत्तफाक किया है, मगर फैसले के पैरा 4 से लेकर पैरा 11 तक इत्तफाक नहीं किया और अपना अलग फैसला लिखा है। इन तीनों जजेस ने लिखा है कि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। हम दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हैं, जिसके नतीजे में दरख्वास्त गुजार जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को कलअदम करार दिया जाता है। हमारे अहम आईनी इक़दार में से एक यह है कि अदलिया की आज़ादी का मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इस बात को दोहराया जाता है कि कोई जज या कोई फर्द या कोई इदारा कानून से बालातर नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर किसी की कोई हकीकी शिकायत है तो वो काउंसिल से रुजू कर सकता है, मगर साथ ही ये भी ज़रूरी है कि एक जज पाकिस्तान के किसी दूसरे शहरी की तरह कानून के मुताबिक लाजमी आईनी हक को हासिल करे। अदालत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम करार दिया है और जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में अपील की थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंसेस काबिल समाअत नहीं हैं, लिहाजा उन्हें खारिज कर दिया जाए। इन रेफरेंसेस के जरिए अदलिया की आईनी आज़ादी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। अदालत ये करार दे कि रेफरेंस प्रॉक्सी के तरफ से दायर किया गया और ये काबिल समाअत नहीं है। जब तक इस दरख्वास्त पर फैसला नहीं आ जाता, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंसेस पर कार्रवाई से रोका जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इन कैमरा समाअत को बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया जाए। ये थी जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त, जिसे आज अदालत ने मंजूर कर लिया। और आज के अदालती फैसले पर तबसरा करते हुए वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा कि हुकूमत इस फैसले से मुतमईन है। फैसले में एसेट रिकवरी यूनिट का कोई जिक्र नहीं। हुकूमत इस फैसले से मुतमईन है। ये एक बड़ा अहसन फैसला है। इतला कोर्ट के सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच की रोशनी में जो इसके लिए स्कीम ऑफ थिंग्स तय की गई हैं, हम ये समझते हैं वो बिल्कुल मुनासिब हैं। ये हरगिज़ किसी की जीत नहीं है और किसी की हार नहीं है। ये वो प्रोसेस है जो जमहूरी माशरों में कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में होता है। ये नहीं कि किसी सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन सवाल का जवाब ना देने का वाहिद मकसद किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सी में इंगेज ना होना है। एक लफ्ज़ बदनीति का इस्तेमाल किया गया। कुछ हमारे वकला दोस्तों ने भी बात की। कंप्यूटर के अंदर आप कंट्रोल F भी कर सकते हैं, मेलाफाइड का लफ्ज़ लिख सकते हैं, आपको कहीं वो लफ्ज़ नज़र नहीं आएगा। मुझे कहीं भी इस पूरे के अंदर ना ही एसेट रिकवरी यूनिट का नाम मिला ऑर्डर के अंदर, ना ही उनका कोई जिक्र मिला, ना एब्रीवेशन मिली, ना पूरा नाम मिला। अदालत की तरफ से रिमार्क्स में एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से, एहतसाब के अमल के हवाले से, इन तमाम चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए थे। शॉर्ट ऑर्डर में उसका जिक्र नहीं है, जिसकी बात शहजाद अकबर साहब कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर मुश्तरका अपोजिशन का भी रद्द अमल आया है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, JUIF, जमात इस्लामी, कौमी वतन पार्टी और नेशनल पार्टी ने मुश्तरका बयान में फैसले का खैर मकदम किया है और कहा है कि पूरी कौम का मुतालबा है कि गैर आईनी, गैर कानूनी, झूठ और बदनीयती पर मबनी रेफरेंस बनाने वाले सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान इस्तीफा दें। एसेट रिकवरी यूनिट की हकीकत कौम के सामने आ चुकी है, उसे फौरी तौर पर बंद किया जाए। अपोजिशन के बयान के मुताबिक एक मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी बेबुनियाद रेफरेंस बनाकर आला अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की गई। अदलिया के खिलाफ साजिश नाकाम हो गई और इमरान खान की जहनियत सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हुकूमती बदनीयती बेनकाब कर दी है। मौजूदा हुकूमत की नाकामियों की तवील फहरिस्त में आज एक और इजाफा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस तो कलअदम करार दे दिया है, मगर अभी 100 दिन अहम है। अगले 100 दिन FBR तहकीकात करेगा, मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाएगा। इस अदालती फैसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 माहिरीन कानून मौजूद हैं। बाबर सत्तार साहब जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील रहे, साथ ही इरफान कादिर साहब जो फ़रूक नसीम साहब के वकील रहे, हुकूमती टीम का हिस्सा रहे। साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे टैक्स एक्सपर्ट अशफाक तोला साहब, जिनसे हम मुसलसल बात करते रहे। अब क्या होगा, टैक्स कवानीन क्या कहते हैं, ये उनसे पूछेंगे। बाबर सत्तार साहब, इरफान कादिर साहब, मैं पहले आप लोगों से शुरू करूँगा। बाबर सत्तार साहब, ज़ाहिर आप अपनी ज़ाती हैसियत में बात करना चाहते हैं बतौर वकील, कैसे देख रहे हैं, किस हद तक आप मुतमईन हैं इस फैसले से? शाहजेब साहब, इसका कॉन्टेक्स्ट ये था, बेसिक हुकूमत का मुकदमा ये था कि
काजी फायज ईसा साहब जब वकील थे, परमानेंटली उस टाइम पे उनकी बेगम साहबा ने कोई प्रॉपर्टीज, कोई पैसे ट्रांसफर किए और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी ली यूके में, और फिर कुछ प्रॉपर्टीज ली जो जब वो जज बन चुके थे, जो जज साहब ने डिक्लेयर नहीं की, और इस बेसिस पे रेफरेंस बनाया गया कि ये जज को अपने टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करने की जरूरत थी। हमने अदालत के सामने ये मुकदमा रखा कि ये टैक्स लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी अगर स्पाउस इंडिपेंडेंट है तो उनकी एसेट्स आप और उनकी इनकम आप नहीं डिक्लेयर कर सकते अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर। ये एक बुनियादी बात। ज्यादा बड़ी बात ये थी कि ये सारा कुछ इसलिए किया गया क्योंकि ये एक विच हंट है। एक फैजाबाद केस का फैसला आया, एक जज, इंडिपेंडेंट माइंडेड जज, उसने कुछ सख्त फैसले दिए, और उसके बाद पीटीआई गवर्नमेंट ने एक रिव्यू फाइल किया, उन्होंने कहा इस जज को हटाना चाहिए, एमक्यूएम ने एक रिव्यू फाइल किया, तो एक प्रेशर बिल्ड किया कि आप इस जज को रिमूव कीजिए। उसके बाद अचानक एक डोगर साहब आ गए, उन्हें कहां से पता चला कि ये प्रॉपर्टीज यूके के अंदर मौजूद हैं, उसके ऊपर किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की गई, किसने उसे अलाउ किया। तो ये वो सारी बदनीयती की बात थी कि यहाँ पे हमने एक सिस्टम कायम कर रखा है जिसमें आप सर्वेलेंस करते हैं, आप लोगों के ऊपर मटेरियल जमा करते हैं, आप उनका मीडिया ट्रायल करते हैं, और जब आपको उनकी कोई बात पसंद नहीं आए, अगर वो पब्लिक होल्डर है, उसके खिलाफ आप कैंपेन चलाते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। सो बुनियादी बात ये थी कि ये इस तरह का मुकदमा बनाया गया। अदालत ने वो रेफरेंस कलादम कर दिया, ठीक किया, यानी ये बात मान ली कि ये रेफरेंस गलत तरीके से बनाया गया। लेकिन जो शॉर्ट ऑर्डर आया है, अभी हमें डिटेल्ड ऑर्डर का इंतजार करना पड़ेगा। शॉर्ट ऑर्डर जो आया है उसमें कम से कम कोई जिक्र नहीं है कि जिन लोगों ने ये रेफरेंस बनाया, जो ARU यूनिट था, जो वैसे भी हमारी अकाउंटेबिलिटी करता नजर आता है शहजाद अकबर साहब का, उसकी क्या कानूनी हैसियत थी, उसने कहां से ये इख्तियार लिया कि वो जजों की सर्वेलेंस करे या उनकी इन्वेस्टिगेशन करे, उसके बाद लॉ मिनिस्टर ने कैसे ये एडवाइस दे दी, कोई टैक्स प्रोसीडिंग्स नहीं हुई, काजी फायज ईसा की बेगम या उनके बच्चों के खिलाफ कोई नोटिस इशू नहीं हुए, किसी ने उनसे पूछा नहीं, उसके बगैर ये कैसे लॉ मिनिस्टर ने एडवाइस दे दी, प्राइम मिनिस्टर ने ये कैसे अप्रूव कर दिया, जबकि उनकी पार्टी एक पहले फाइल कर चुकी थी पिटीशन के इस जज को रिमूव करना चाहिए, और उसके बाद प्रेसिडेंट ने ये कैसे अप्रूव कर दिया। ये वो सारी बुनियादी बातें थी जिसका कम से कम शॉर्ट ऑर्डर के अंदर कोई जिक्र नहीं है। अगर कलादम कर दिया एक रेफरेंस तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो फ्लो होने चाहिए, और कॉन्सिक्वेंसेस इसलिए नहीं फ्लो होने चाहिए कि जजेस इस मुल्क में अकाउंटेबल नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस इसलिए फ्लो होने चाहिए क्योंकि हमारी जुडिशरी की एक बड़ी तारीख है जिसके अंदर हमने देखा है कि हिस्टोरिकली स्पीकिंग एक हमारी जुडिशरी का एक रोल रहा जिसमें उन्होंने जस्टिफाई किया डिक्टेटर्स को, उन्होंने अनडेमोक्रेटिक मूव्स को जस्टिफाई किया। तारीख की मैं बात कर रहा हूं। तो उससे जब हम निकल के आगे आते हैं तो बड़ा जरूरी है कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो ताकि वो रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड कर सके, और इसके साथ साथ जजेस की अकाउंटेबिलिटी भी बड़ी जरूरी है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी कैसे करेंगे और किन जजेस की जाएगी? क्या उस जज की जाएगी जिसका कोई फैसला आपको नागवार गुजरता है, या उन लोगों को जो हमारी पावर एलीट है या हमारे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं, या उन लोगों की जाएगी जिनके खिलाफ कोई जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं कि उन्होंने एज अ जज अपनी पावर अब्यूज की, एज अ जज कोई करप्शन की। अकाउंटेबिलिटी की तो ये बात है, पब्लिक ऑफिस में अगर आके आपने कोई बदकारी की, आपने अपना पावर को अब्यूज किया, उस तरह की तो यहाँ पे कोई एलिगेशन नहीं थी। और फिर जिस तरह से मीडिया ट्रायल चलाया गया, जिस तरह से चीजें लीक की जाती थी, 1 साल आपने एक मीडिया ट्रायल किया। हमने पहली दफा देखा कि एक जज, सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज, सीनियर जज 10 मेंबर के बेंच के सामने पेश होता है और आके अपनी जस्टिफिकेशन पेश करता है। उसकी एहलिया पेश होती है, वो 2004 का अपना रिकॉर्ड पेश करती है कि ये मेरे असासे थे, ये मेरी सोर्सेस थी, मैंने एक अपना अकाउंट बनाया, वहां से मैंने यूके में अपने अकाउंट में पैसे भेजे, मेरी अपनी इनकम थी जिसके साथ जज का कोई ताल्लुक नहीं है। वो सारी ये चीज पेश करती हैं। हमने इस तरह की अकाउंटेबिलिटी होती पावरफुल इंस्टीट्यूशंस की नहीं देखी। अगर सवाल पूछिए तो फिर तब से पूछिए। यहाँ पे जो मायूसकुन बात है इस ऑर्डर की, ये तो बिल्कुल जायज बात है कि कलादम करार दिया गया, लेकिन जिन लोगों ने बनाया उनके ऊपर कोई जिक्र नहीं है। दूसरी मायूसकुन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब FPR को डायरेक्ट कर दिया कि आप एक फैसला कीजिए। यानी एक तरह से हुकूमत को बज़ाहिर लगता है कि एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक ऐसी हुकूमत को जिसने मैलाफीडीज के बेसिस के ऊपर अपना पहला रेफरेंस बनाया कि आपको हम एक और अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप दोबारा से एक कोशिश कर देखिए कि अगर आप अपने पिछले केस पे कोई इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो फिर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दें। क्या मैं इस फैसले से मुतमईन हूं? नहीं। मैं अपनी जाती हैसियत में
एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज अ लॉयर, मैं इस फैसले से मुतमईन नहीं हूं। इसमें हमें नजर आना चाहिए था कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। अगर मैलिस के बेसिस के ऊपर कोई चीज हुई तो जिन लोगों ने की उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस निकलने चाहिए थे और ये चीज आज खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन लगता है कि ये अभी भी हुकूमत के पास मजीद इस प्रोसेस को अब्यूज करने की अपॉर्चुनिटी है, जो मायूस कुन है। इरफान काजी साहब, आप ज़ाहिर लीगल टीम में दूसरी तरफ थे, इस शॉर्ट ऑर्डर से आप किस हद तक मुतमईन हैं? देखें, शॉर्ट ऑर्डर जो है वो तो बहुत ही शॉर्ट है, क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत शॉर्ट ऑर्डर्स देखे हैं, लेकिन उसमें ना करते हुए भी कुछ रीजंस दिए जाते हैं। यहाँ पे तो सिरे से कोई ज्यादा रीजंस दिए ही नहीं गए। मसलन जो रेफरेंस है सदर का, उसको क्वॉश कर दिया गया और वहां पे कोई वजह नहीं बताई, और ये बिल्कुल कहा गया कि डिटेल्ड ऑर्डर विल फॉलो, लेकिन कुछ तो वजह बतानी चाहिए थी। उन्होंने वो कोई वजह नहीं बताई, और फिर उन्होंने कहा कि वो जो टैक्स के मामलात हैं बेगम साहिबा के, वो एफबीआर के पास जाएंगे और उस पर कमिश्नर साहब जो फैसला सादर करेंगे। तो कमिश्नर साहब अब नेचुरली वो कमिश्नर साहब जब फैसला करेंगे, जो मुद्दत उनको दी गई है, तो वो मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया जाएगा और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करेगी इवेंचुअली कि आया उन्होंने किसी जज साहब के खिलाफ प्रोसीड करना है या नहीं करना। फिलहाल सदारती रेफरेंस जो है वो खत्म हो गया है। सदर साहब की बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन एक एफबीआर के जो कमिश्नर है उनकी बात पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, और उनकी बात को बुनियाद बना के तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर चाहे तो फिर वो इस चीज को देख सकती है। हालांकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो पाबंद है इस चीज की कि सदर अगर उनको रेफर करते हैं कोई भी रेफरेंस, तो वो पाबंद है उसको इंक्वायर करने की। और इस वक्त ये जो फैसला जो आने वाला है, क्योंकि डिटेल्ड डिसीजन तो भी आना है, उसमें ये सारी चीज पे क्या रीजन दिया जाता है वो जब तक मैं देख ना लूं, उस पे ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल होगा कोई मजीद इस पे बात करनी। मतलब ये एक दिलचस्प सूरत हाल है कि ज़ाहिर इरफान कादिर साहब को इस बात पर है एतराज़ कि भाई डिटेल्स तो बताते, सदर का भेजा हुआ रेफरेंस है, आपने किस बुनियाद के ऊपर उसको ख़त्म कर दिया। और सदर साहब आप ये कह रहे हैं कि भाई फिर जो बातें रिमार्क्स में थी कि किस तरीके से एसेट रिकवरी यूनिट, सर्विलेंस के सारे मामला, उस पर एक्शन आप बताते फैसले में, वो नहीं बताया गया। डिटेल्ड जजमेंट में जो तफसीली फैसला आएगा, क्या उसमें ये बातें हो सकती है? उसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन होंगे, एक्शन का नहीं हो सकता, या हो सकता है उसमें? देखिए, कह तो सकती है, लेकिन आमतौर पे जो एक्शनेबल पॉइंट्स होते हैं उनकी समरी शॉर्ट ऑर्डर में आ जाती है। लेकिन शॉर्ट ऑर्डर में किस बेसिस के ऊपर, क्या वो मैलाफ आईडी थी, क्या गैर कानूनी एक चीज थी, ARU यूनिट ने अपने कानूनी उसकी कोई हैसियत है या नहीं है? क्योंकि आर्ग्यूमेंट लीगल तो ये होता है कि अगर एक चीज का फंडामेंटल फ्रेमवर्क ही अगर गलत था, आपने अगर टैक्स की प्रोसीडिंग्स करनी थी आपने नहीं की, ARU अगर के पास कोई इख्तियार नहीं था उसने इस्तेमाल कर लिया, या प्राइम मिनिस्टर ने अपना रीजन ऑर्डर नहीं पास किया, प्रेसिडेंट ने रीजन ऑर्डर नहीं पास किया, तो आप इलीगैलिटी के बेसिस के ऊपर एक चीज को खत्म कर सकते हैं। तो किस वजह से खत्म किया, ये तो एक बात की बात है। लेकिन तमाम इस मुल्क की तमाम लॉयर कम्युनिटी, बार काउंसिल काजी फायज ईसा के हक में खड़ी थी, और वो इसलिए नहीं खड़ी थी कि ये जज किसी को रिलीफ देता है, हम वकीलों को एक दिन रिलीफ मिलती है, एक दिन हमारे खिलाफ फैसला होता है, ये चीजें चलती रहती हैं। तो ये परेशानी थी कि आप इंडिपेंडेंट थिंकिंग की स्ट्रीक को, एक ऐसा जज जिसकी बहुत अच्छी शोहरत है, जिसके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई कि आपने अपनी जुडिशल पावर को अब्यूज किया है, या कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है जिसके ऊपर, जब आप उसके साथ ये सलूक करते हैं जो काजी फायज ईसा के साथ किया गया, तो वो तमाम मुल्क के जजेस को और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को एक मैसेज है। तो आज अगर हमने इस रविश को खत्म करना था, तो फिर एक सख्त फैसला आना चाहिए था उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने गलत तरीके से इस रेफरेंस को बनाया। लेकिन हमने देखा है कि कम अज कम शॉर्ट ऑर्डर के अंदर वो चीज नहीं है। अल्लाह करे कि तफसीली फैसले के अंदर कोई ऐसी बात हो। इरफान काजी साहब, ज़ाहिर है उनकी जो अहलिया हैं उन्होंने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, पूरा मनी ट्रेल बताया, अकाउंट बताया, इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए, इस अकाउंट में गए। क्या उसके बावजूद ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ऑप्शन खुला रखा गया है, क्या उन्हें मुंसलिक किया जा सकता है अभी भी जस्टिस काजी फायज ईसा से, अगर वो इंडिपेंडेंट हैं और साबित कर रही हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ? हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अदालत तो अपेरेंटली ये तमाम जो सोर्सेज हैं उनको एक किस्म का उनकी इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो है वो तस्वर कर रही है अदालत।
कि वो उनकी इंडिपेंडेंट है, वरना रेफरेंस जो था वो किस ग्राउंड पे उन्होंने क्वॉश किया। तो अब एफबीआर जो है वो, अगर उन्होंने बेगम साहिबा की ये एक्सप्लेनेशन मान ली है सुप्रीम कोर्ट ने, तो एफबीआर क्या कोई मुख्तलिफ फैसला दे सकती है उस पर? एफबीआर के लिए भी काफी सोच समझ के चलने वाली बात है। वो भी कोशिश करेंगे कि ऐसा फैसला ना दें जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनसे कोई मुतसादम फैसला दे दें, तो बड़ी टाइट रोप वॉक होगी उनके लिए, एफबीआर के लिए भी। मगर इरफान काजी साहब, दूसरी तरफ से कंसर्न यह है कि एफबीआर मातहत है हुकूमत के। एफबीआर की तकरीरियाँ, एफबीआर की प्रमोशंस, तरक्कियाँ सारी हुकूमत ने करनी हैं, कोर्ट ने नहीं करनी है। और जिस तरीके से उनका एतराज़ है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को टारगेट किया गया है, तो एफबीआर को हुकूमत दोबारा इस्तेमाल कर सकती है उनके खिलाफ, उनका कंसर्न ये है। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे वक्त आता है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पे कि एक ब्यूरोक्रेट जो है वो सैंडविच हो जाता है अदलिया और हुकूमत के दरमियान, और वो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है उस वक्त। तो वो देखता है ताकत का तवाज़न, अगर तो ताकत का तवाज़न अदलिया के साथ हो तो वो उधर हो जाता है, और अगर ताकत का तवाज़न हुकूमत के साथ हो उधर हो जाता है। आइदर वे वो आइन और कानून को नहीं देखता, वो देखता है कि इस वक्त कौन ज्यादा ताकतवर है। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, डिलेमा है हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी का। उनकी अपनी मजबूरियां भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। तो अब अल्लाह करे कि मैं उम्मीद यही रखता हूँ कि जो मौजूदा हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो किसी का भी असर नहीं लेगी, और जो आइन और कानून के मुताबिक है सही फैसला सादर फरमाएं। वैसे उम्मीद करते हैं, मगर साथ ये बताइएगा, एफबीआर जो भी फैसला करे, उनकी अहलिया के हवाले से, उनके बच्चों के हवाले से, जो कि इंडिपेंडेंट हैं, अपने रिटर्न्स फाइल करते रहे हैं, अगर अकाउंट्स उनके नाम पर हैं जैसा कि वो कह रही हैं और डॉक्यूमेंट्स दे रही हैं, तो जो भी एफबीआर का फैसला होगा, अब उससे क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा मुतासिर हो सकते हैं, उन्हें मुंसलिक किया जा सकता है, या वो अब आज़ाद हैं इस लायबिलिटी से? नहीं, मियाँ को नहीं फिर अकाउंटेबल करार दिया जा सकता, क्योंकि फिर तो सेपरेट होगी ना दो चीजें। अगर पेनल्टी लगती है, लेकिन ये बात मान ली जाती है कि ये प्रॉपर्टीज इन्हीं की हैं और सोर्स ऑफ फंड्स जो हैं वो भी इन्हीं ने सप्लाई किए थे इन प्रॉपर्टीज को के हसूल के लिए, तो फिर मियाँ का उससे ताल्लुक जो है वो बिल्कुल नहीं बनता। बाबर सितार साहब, आप क्या कहिएगा इस हवाले से? क्या अब मुंसलिक किया जा सकता है जब वो इंडिपेंडेंट हैं, जो पाकिस्तान के कवानीन के तहत? शाहजेब साहब, यही वो प्रॉब्लमेटिक सवाल है, इनका जवाब तो हम नहीं दे सकते। अगर तो नेक नियति के ऊपर चीजें मबनी हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफबीआर को इससे पहले भी किसी ने नहीं रोका था कि वो अपने कानूनी दायरे के अंदर रह के जो मर्जी करना चाहे। और एक हमारी बड़ी ऑब्जेक्शन ये थी कि क्यों नहीं मिसेज ईसा को, एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, या उनके बच्चों को, अगर उन्होंने टैक्स नहीं पे किया तो जिस तरह बाकी तमाम लोगों को नोटिस इशू होते हैं उन्हें भी हो जाता नोटिस इशू, क्यों नहीं इसके ऊपर तहकीक की एफबीआर ने? और अगर फिर एफबीआर के कानून के नीचे एक लिमिटेशन पीरियड है कि आप मेरे से, आपसे कोई टैक्स वाला बंदा 5 साल से पुरानी इंफॉर्मेशन नहीं सीख कर सकता। यहां हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की जो 2004 में बनी, जो 2011 में बनी, उनका रिकॉर्ड निकालना, खुद जिन लोगों की वो प्रॉपर्टी थी मिसेज की, उन्होंने अदालत को बताया कि इतना मुश्किल है इस वक्त जाके, क्योंकि हमारे बैंक भी 10 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड नहीं रखते। तो एफबीआर के पास कोई लीगल इख्तियार अब नहीं था या नहीं है कि वो ये सवालात पूछ सके मिसेस फाइज ईसा से, अनलेस के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में ना लिख देती, जो सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया। तो एक दरवाजा एफबीआर के लिए खुल गया। सो एफबीआर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। एक हुकूमत जिसने बदनीयती के ऊपर पहला रेफरेंस बनाया, उससे मैं क्यों एक्सपेक्ट करूं कि दूसरी दफा वो बड़े इंसाफ के पैमानों के लिहाज से वो देख के कोई फैसला करेंगे? पहली बुनियादी इशू मुझे ये नजर आता है जो 7 जजेस का ऑर्डर है उसके अंदर। दूसरा बुनियादी इशू ये नजर आता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार जजेस के ऊपर है। वो जुडिशल मिसकॉन्डक्ट को देखते हैं, वो देखते हैं कि जज ने क्या गलती की। यहां पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं एक ऐसे पैसे की जो जज ने नहीं बनाया, एज ए वकील भी नहीं बनाया, उनकी अहलिया की इनकम है। और किस टाइम की इनकम है? प्रिडोमिनेंटली उस टाइम की इनकम है जब काजी फाइज ईसा जज भी नहीं थे। सो मेरी बीवी की आज की इनकम हो, कल को आप मुझे जज बना दें और उसके बाद आप कहें कि ये जुडिशल मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आता है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसे देखेगी। बड़ी तफसील से 1 साल इसके ऊपर दलाइल सुने। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो अपना मैंडेट है वो हमारे सामने है, उनका दायरा इख्तियार हमारे सामने है। तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास इख्तियार है कि वो किसी भी चीज को, कंप्लेंट को देख सकती है, तो इसे खुला छोड़ सकते थे। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पाबंद कर देना कि एफबीआर एक रिपोर्ट रखेगी चीफ जस्टिस साहब के सामने और वो उसे लेके जाएंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में,
ये मुझे चीज प्रॉब्लमेटिक नजर आती है। ये कहने की सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत थी? कल को अगर कोई चीज आ जाती सामने तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के तो हाथ नहीं बंधे हुए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। गुफ्तगू नज़र आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। माहिर टैक्स उमूर अशफाक तौला साहब जो अब तक बहुत अहम राय देते रहे थे, अब इस फैसले की रोशनी में एफबीआर कैसे आगे बढ़ सकता है, क्या एफबीआर के कवानीन है, उनसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। माहिर टैक्स उमूर अशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक तौला साहब बहुत शुक्रिया। तो सब आप मुसलसल इस हवाले से राय देते रहे, टैक्स मामलात को बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं। अब जब अदालत ने एक टाइम लिमिट दे दी और जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसके तहत कार्रवाई का कह दिया, ये मामला कैसे आगे बढ़ सकता है? देखिए, जैसे कल भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि 116 अगर मैडम ने या बच्चों ने अगर वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं किए गोशवारों के साथ, तो ये कहा जा सकता है कमिश्नर की तरफ से कि भाई आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें, और जैसे ही वो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे उसके बाद कमिश्नर साहब देखेंगे फीस सेटिस्फाइड, मामला ख़त्म। अगर उनको लगेगा कि नहीं ये सेटिस्फाइड नहीं है और ये मैटर को ऑडिट में लेके जाना है, तो सेक्शन 176 के तहत वो नोटिस देंगे और उसके बाद वो कार्रवाई चलेगी। और वो जब जवाबात दाखिल करेंगे उससे अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते तो वो शो कॉज कर देंगे, शो कॉज का जवाब दिया जाएगा, और उस पर भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते कमिश्नर साहब, तो मैं समझता हूँ कि फिर वो एक ऑर्डर पास करेंगे। जब ऑर्डर पास करेंगे तो फिर अपील का मैकेनिज़्म खुल जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा जजमेंट में ये कहा गया है कि अपील का राइट उनका रहेगा रिस्पोंडेंट का। जो राइट इनके दिए गए हैं या सिक्योर किए हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने, उनको कोई भी नहीं छेड़ सकता। अब वो मामला ये है कि ये टाइम बाउंड भी है, और अगर अपील तक ये मामला गया तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी तूल भी पकड़ सकता है। मगर अभी मुझे लग रहा है कि 60 दिन का जो मामला है वो एफबीआर को अपनी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए दिया गया है। मेरा ख्याल है मुझे कल भी मैं आपको कह रहा था ये फॉर्मेलिटी रह गई है कि अब ये जाएगा, और अगर मैडम का कल का जो बयान जो नज़र आ रहा है हमें उसके तहत तो वो प्रॉपर्टियाँ डिक्लेयर कर चुकी हैं, और इसके अलावा उनके बच्चों का तो मेरा ख्याल है इसमें फिर कोई अमलदारी नहीं होगी अनलेस कि वो कहीं बेनिफिशरी हों। और दूसरा ये है कि अगर 5 साल पीछे वो लेके जाना चाहेंगे तो वो तो वैसे ही कानून उनको ममानियत करता है, तो कोई भी लॉ ऐसा नहीं होता कि जो आपको कानून की ममानियत के बावजूद आपको कहे कि नहीं इस पर आप अमल पैरा हों। तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई ऐसा लंबा, अगर 2018 की स्टेटमेंट पड़े हुए हैं और 2018 में अगर उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया है और सोर्सेज आर नोन, और वो कहती हैं जब मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, मैंने यूके के रिटर्न फाइल किए हैं, उसमें भी टैक्स भरा है, और जो पिछले साल का रिटर्न था मैंने उसमें भी टैक्स भरा है, तो मेरा ख्याल है मुझे लगता है ये फॉर्मेलिटी रह गई है। तो साहब आपने कल भी कहा था कि जो सब कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो साबित करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हैं, तो वैसे ही जैसे काजी फाइज ईसा के ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनती है जब वो बता रही हैं कि मैं कैसे कमाती हूँ, कैसे मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, मगर जो पुराने मामलात हैं, क्योंकि 2003 तक का डॉक्यूमेंट भी उन्होंने बताया कि मुझे बड़ी मुश्किल से मैंने बैंक से लेके आई हूँ कि और साबित कर रही हूँ कि मेरे नाम पर सारी ट्रांजेक्शन हुई, मेरे नाम पर ही अकाउंट था। ये जो पुराने मामलात हैं जो कानून के तहत भी नहीं होते, उस पर कैसे इसका तयन होगा अगर उन्हें कोई पेनल्टी या रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डालनी भी है? शादी भी तो अब डिस्क्लोजर की बात आएगी ना कि किस साल वो रेसिडेंट थी और उनको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना था और उन्होंने नहीं किया। यहाँ पर ब्रीच अगर हो सकती है, सोर्सेज अगर आइडेंटिफाइड या वेरीफाइबल हैं, तो मैं समझता हूँ कि एफबीआर ज़्यादा से ज़्यादा नॉन फाइलिंग पे पेनल्टी लगा सकती है। और मेरा ख्याल है ये ज़्यादा केस इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो गया था कि आर्टिकल 209 में जज साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम आया था, और मेरा ख्याल है उसको कोरिलेट किया गया था। अगर उससे उसको अब डिटैच कर दिया गया है तो मैं ये समझता हूँ उसमें बड़ी आसानियाँ पैदा हो गई हैं, और अब वो जो लीगल चैलेंजेस जो थे, जो हमें नज़र आ रहे थे, वो मेरा ख्याल है वो सबसाइड होकर मेरा ख्याल है 5-10% की हद तक रह गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस केस में, जो मेरी आजिज़ राय है, मैं ये कह समझ सकता हूँ कि मेरा ख्याल है कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बिकॉज कि इन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि मैंने फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम से प्रॉपर्टीज एक्वायर की। हाँ, अगर वो ये कहती और अगर उन्होंने डिस्क्लोज ना किया होता तो 111 सेक्शन में उनके इनकम में ऐड किया जा सकता था, मगर ऐसा मेरा ख्याल है कोई केस नहीं है। और मैं ये समझता हूँ ये जो बाकी 3 जज साहबान ने अपना एक जजमेंट में एडिशन की है, उनका ये कहना था कि जी के ये उधर भी नहीं भेजा जाना चाहिए,
अब मेरी आजिज़ राय ये है कि अगर ये अच्छा होता, चलिए एक अच्छा विन विन एक सिचुएशन बनी है सबके लिए, मगर ये अच्छा होता कि अगर वो इंडिपेंडेंटली मैडम ईसा को कहते कि वो आप वहीं पे ख़ुद जाके रिप्रेजेंट कर लें और जो भी कानून की अमलदारी होगी वो FBI उस हिसाब से इक़दाम उठा ले और इनको भी पूरा राइट होता। मगर अभी एक एडिशनल केवियट लग गया है और एक एडिशनल कंडीशन आ गई है कि उनको यही चीज़ अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी मैडम चेयरपर्सन FBI को देनी है उनको। बहुत शुक्रिया शफाकतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, उसके बाद जिक्र होगा रुपया रुक नहीं रहा, 167 रुपए तक गिर गया है, खसारा नहीं रुक रहा। ये सब क्या हो रहा है पाकिस्तान की मईशत में, एक ब्रेक के बाद। मईशत की हालत तशवीशनाक है, रुपया संभल नहीं रहा, 167 तक गिर गया। क्या वजूहात हैं? क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट हुकूमत कर्टेल करने में कामयाब हुई, आगे क्या होगा? डॉक्टर हफीज़ पाशा साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक्सटर्नल अकाउंट कंट्रोल में किया, उसके बावजूद रुपया नहीं संभल रहा, फिस्कल डेफिसिट तो था क्राइसिस में, ये रुपया क्यों नहीं संभल रहा करंट अकाउंट डेफिसिट कर्टेल होने के बावजूद? अगर आप रुपए के बारे में बात करें तो पिछले एक महीने के अंदर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में नुमाया तौर पर कमी आई है 2 अरब डॉलर की, और ये उस वक्त हुआ है जबकि हमारे पास IMF की रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तहत हमें 1.4 अरब डॉलर का लोन मिला है। तो अगर इस तरह देखें कि आपके जो रिज़र्व्स हैं वो 10 अरब डॉलर पे हैं, और अफसोस की बात यह है कि ये तकरीबन मुश्किल से 2 महीने की इंपोर्ट कवर आपको दे रहे हैं, तो इसकी वजह से एक बहुत परेशान कुन हालात होते जा रहे हैं। तो इस दूसरी तरफ आप इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके एक्सपोर्ट्स में 30 से 40% कमी आ चुकी है, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि मई के महीने में आपके रेमिटेंसेस में तकरीबन 19% कमी आई है। इंपोर्ट्स तो पहले ही कम हो चुके थे, इसलिए उनमें कम होने की ज़्यादा गुंजाइश अब नहीं रही है, तो उसके वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि तिजारत का खसारा जो है वो ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए आपके रुपए पर प्रेशर काफ़ी हद तक पड़ रहा है। और एक और चीज़ जो परेशान कुन है कि मुल्क के हालात को देखते हुए जब आप डेट रिलीफ के लिए जाते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में लोग आपके मुल्क को ज़रा डाउनग्रेड कर समझते हैं। इसलिए हमारे लिए अब ज़रा मुश्किल हो जाएगा कि हम बाहर इंटरनेशनली बॉन्ड्स फ्लोट करें या कमर्शियल बैंक से पैसा लें। तो इसलिए हालात सब मिला के कोरोना के बाद काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। बस हमारी दुआ यह है कि एक्सपोर्ट्स अनकरीब स्टेबलाइज हो जाएं और रेमिटेंसेस में इतनी कमी ना आए तो फिर रुपया संभलेगा। मतलब और इस साल, क्योंकि गुज़िश्ता साल इन्होंने कहा 3.3% तरक्की थी, आपने कहा 1.9% थी, आप दुरुस्त साबित हुए, फिस्कल खसारा भी टारगेट से बाहर गया। इस साल जो ये कह रहे हैं -4% होगी, उतनी आपको लगती है खसारा और ग्रोथ उससे भी बुरी लगती है? हमारा अंदाज़ा ये है कि हमने जो रिसर्च किया है, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसके बहुत इम्कानात हैं कि ये जो हमारा शरह नमू है वो -2 से 2.5% हो सकता है। अब आप ये देखिए कि जो सबसे हैरत अंगेज़ बात समझ में आई है कि अप्रैल के महीने में हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो बहुत अहम सेक्टर है, उसके नतीजे में दूसरे सेक्टर्स भी आगे या पीछे जाते हैं, उसमें 42% की कमी आई है। अब आप सोचिए कि जब इतनी बड़ी कमी आएगी तो आपने तो कहा कि साल भर में ये तकरीबन 8% गिरेगा। हम सब का अंदाज़ा ये है कि कम से कम 13 से 15% गिर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपके शरह नमू मनफी इससे भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, 2 से 2.5%। दूसरी तरफ बजट के खसारे के बारे में मसला ये है कि हुकूमत कह रही है 9.1%, और ये उस पर मुनस्सिर है कि हमारे रेवेन्यूज़ 3,908 अरब तक पहुंच जाएं,
मगर अगर आपका जो सबसे बड़ा टैक्स बेस मैन्युफैक्चरिंग इतना सुकड़ गया है तो रेवेन्यूज़ में तो इससे ज़्यादा कमी आई होगी। तो हो सकता है कि 3,908 का जो टारगेट था इस साल का वो आप मीट नहीं कर पाएंगे और उसके नतीजे में खसारा और बढ़ेगा। और एक और बात कह दूं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का जो खसारा है इस साल का, चूँकि उन्हें तकरीबन 800 अरब कम मिले तो तकरीबन चारों खसारे में चले गए। उसके नतीजे में खसारे में ओवरऑल पाकिस्तान के खसारे में फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को मिलाकर ख़तरा ये कि 9.5 से 10% तक GDP का पहुंच सकता है। तो पाशा साहब, अगले साल के लिए कोई उम्मीद रखें कि कम से कम अगले साल 2.1% की तरक्की और खसारा कंट्रोल में रह जाए, 4,900 अरब रुपए ये रेवेन्यू जमा कर जाए? सबसे पहले तो जो परेशान कुन बात है अगले साल के बजट के बारे में कि आपने तो रेवेन्यू का टारगेट FBR का मुनासिब रखा है, तकरीबन 27% आपने इजाफा रखा है, उसमें बहुत एम्बिशस है। साथ साथ आप कहते हैं कि आप एक टैक्स फ्री बजट ले आए हैं। जब टैक्स फ्री बजट होता है तो मुश्किल से 4-5% इजाफा होता है, तो इसके नतीजे में 700 या 800 अरब का खसारा ऑलरेडी है। तो यकीनन हो सकता है कि हालात कुछ संभलें, कोरोना पीक हो जाए तो उसके बाद में हुकूमत को ज़रूरी होगा कि एक मिनी बजट लाएं भारी किस्म का, वरना ये बजट जो है ये कायम नहीं रहेगा। दूसरी तरफ जो परेशान कुन बात है कि आपके पास 3 प्रोविंसेस के बजट्स आ चुके हैं। आज के खैबर पख्तूनख्वा का भी बजट आ गया है। तीनों बजट्स में नुमाया फ़र्क है। पंजाब का बजट जो है वो अल्लाह के फजल से कह रहा है कि अगर FBR का टारगेट मीट हो जाए तो इंशाअल्लाह हम एक सरप्लस 125 अरब का देंगे, जो कि अच्छी बात होगी। दूसरी तरफ सिंध जो है उन्होंने तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं, मगर उसके नतीजे में और दूसरे वजूहात के बिना उनका खसारा वाला बजट है। और तीसरी तरफ आज जो खैबर पख्तूनख्वा ने अनाउंस किया है वो बिल्कुल बैलेंस बजट है, यानी कि उसमें ना तो सरप्लस है ना डेफिसिट है। तो यानी कि कुल अगर आप मिला लें तो मुश्किल से ये 3 बजट को मिला लें तो सरप्लस ना होने के बराबर है। अलबत्ता फेडरल गवर्नमेंट ने अपने आदाद शुमार में बजट के ये कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चारों सूबे अगले साल 242 अरब का सरप्लस देंगे। ऐसा नहीं लगता है। तो एक तरफ तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, दूसरी तरफ प्रोविंशियल सरप्लस नहीं है, तो ख़तरा इस बात का ज़रूर है कि ये 7% से काफ़ी हद तक इस वक्त तक बढ़ सकता है, अगरचे मिनी बजट नहीं आता है। और डॉक्टर साहब, आप पहले ही लिख रहे थे कि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो रही है। अब ज़ाहिर है कोरोना वायरस आ गया तो हुकूमत के लिए चैलेंज बड़ा हो गया, तो बेरोज़गारी इस वक्त कितनी है पाकिस्तान में? देखिए, कोरोना से पहले तक तकरीबन 55 लाख हमारे मज़दूर बेचारे बेरोज़गार थे और कुछ इजाफा हुआ था पिछले 1.5 साल में, इसलिए कि शरह नमू बहुत कम रही। अब 3-4 महीने के होने के बाद, 3.5 महीने होने के बाद तकरीबन हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अब आप ये सोचिए कि आपका सनती शोबा अगर 1 महीने 40% से गिर सकता है तो उसके नतीजे में कितनी बेरोज़गारी नहीं फैलेगी। और जब सनती शोबा गिरता है तो तिजारत में कमी आती है, ट्रांसपोर्ट में कमी आती है, बैंकिंग कम हो जाता है, सब कुछ लिंक्ड है। तो हमारा अंदाज़ा ये है कि अभी तक तकरीबन और 65 से 70 लाख लोग बेचारे बेरोज़गार हो चुके हैं। यानी कि इस वक्त मुल्क में अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख लोग पाकिस्तान के बेरोज़गार हो चुके हैं, और खुदा न खास्ता इस बात का ख़तरा है कि और बेरोज़गारी भी हो सकती है। तो भाई साहब, क्योंकि गुर्बत का नंबर हुकूमत सही तरीके से ऑफिशियली सामने रखा नहीं जाता, तो इस बेरोज़गारी के नतीजे में गुर्बत की शरह में कितना इजाफा हुआ है?
देखिए, प्लानिंग कमीशन ने एक यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ 2015 में एक बहुत बड़ा सर्वे के रिजल्ट्स निकाले थे, जिसे हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं। ये एक नया तरीक़ा है गुर्बत को बारे में एक मेजरमेंट करने का। उसके तहत तकरीबन उस वक्त इस मुल्क में 38% पॉपुलेशन गरीब थी। उसके बाद कुछ अरसा तो हालात कुछ बेहतर हुए, जबकि शरह नमू 5-5.5% के रेंज में रहा। मगर इस साल और पिछले साल कोरोना आने से भी पहले कुछ इजाफा हो चुका था। हमारा अंदाज़ा यह है कि यह 40% से भी ज़्यादा जा चुका था। अब जो है, खुदा न खास्ता, अंदाज़ा ये है कि जिस तरह हालात हैं कि तकरीबन ये मेरे ख़्याल से 48 से 50% की रेंज में जा चुका है। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन आधी पॉपुलेशन गरीब हो चुकी है। ये बहुत ही अफसोसनाक हालात हैं। हमें अलबत्ता हमारी हुकूमत को दाद देना चाहिए कि उन्होंने अपने एहसास और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख घरानों को पैसा पहुंचाया है। ये बहुत बड़ा काम था, मगर अब इसे जारी रखना है। ये नहीं कि आपने एक ही दफ़ा दे दिया है, 4 महीने के बाद फिर ज़रूरत पड़ेगी। और बजट में कोशिश ये होनी चाहिए कि ये सिस्टम सेट हो जाए और 12 से 15 लाख घरानों को हर तीसरे चौथे महीने एक मुनासिब अमाउंट मिलता रहे। ये पाकिस्तान हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने गरीबों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि मुआशी हालात बेहतर हों। इस वक्त सूरत हाल बुरी नज़र आती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।